चलो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं टेस्ट सीरीज 8 के रिमेनिंग क्वेश्चन केमिस्ट्री सॉल्यूशन, जिसमें हम लोगों ने 79 तक का रखा था। उसके आगे जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनका हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 79 तक हम लोगों ने क्या रखा था। क्वेश्चन नंबर 80 में देखो क्या कह रहा है। कह रहा है एन आइडियल गैस अंडरगोज आइसोथर्मल कंप्रेशन फ्रॉम 5 मीटर क्यूब अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। फ्रॉम एन आइडियल गैस अंडरगोज आइसोथर्मल कंप्रेशन फ्रॉम 5 मीटर क्यूब अगेंस्ट फ्रॉम 5 मीटर क्यूब अरे फ्रॉम 5 मीटर क्यूब तो उसके आगे 5 मीटर क्यूब। अरे ठीक है, 5 मीटर क्यूब से जब दबाया 5 मीटर क्यूब को तो कहाँ ले गया? 5 मीटर क्यूब अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 4 न्यूटन मीटर। Heat released in this process is used to increase the temperature of 1 mole of aluminium. If molar heat capacity of aluminium is this, the temperature of aluminium increases. इसमें करेक्शन है, एक नोट कर लो। 5 मीटर क्यूब टू 1 मीटर क्यूब। 5 मीटर क्यूब टू 1 मीटर क्यूब। जब वो कंप्रेस कर रहा है तो 5 मीटर क्यूब टू 1 मीटर क्यूब। जो मुझे याद आ रहा है यही का एक क्वेश्चन है, उसमें ये पॉइंट मिसिंग था। तो जरा देख लो। An ideal gas undergoes isothermal compression from 5 meter cube against 1 meter cube, 5 meter cube to 1 meter cube against a constant external pressure of 4 न्यूटन पर मीटर। तो जरा देखो V1 कितना दे दिया 5 मीटर क्यूब और V2 कितना दे दिया 1 मीटर क्यूब। जब भी सडन बोले, जब भी कांस्टेंट बोले, जब भी एक्सटर्नल अगेंस्ट बोले, ये सब जब भी बोले तो याद रखना वर्क डन का फॉर्मूला एक ही मिलेगा, P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। तो माइनस प्रेशर दिया हुआ है 4, V2 है आपका 1, V2 है कितना 1, V1 कितना है 5। ये आएगा -4 इंटू -4 था, -4 इंटू -4 दैट इज +16। और ये मीटर क्यूब में है, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, तो ये सीधे जूल में है W। ये आपका वर्क डन हो गया। फिर आगे क्या बोल रहा है? कह रहा है हीट रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस is used to increase the temperature of 1 mole of aluminum. If molar heat capacity of aluminum is this, the temperature of aluminum increases. जल्दी करो। आइसोथर्मल बोल रहा है, तो आइसोथर्मल में बोल रहा है तो आइसोथर्मल का मतलब क्या है? डेल्टा फ्लैट से बोलो, फ्लैट डेल्टा T इक्वल्स टू 0, डेल्टा T इक्वल्स टू 0। तो डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W, Q प्लस W। डेल्टा U 0, Q प्लस W, Q इक्वल्स टू माइनस W ना, बताओ। तो Q और W दोनों क्या हैं? मैग्नीट्यूड में क्या है? सेम, यही तो है। देखो Q और W मतलब जो वर्क डन आ रहा है वही क्या होगी? हीट होगी। वही क्या होगी? हीट होगी। मतलब Q की वैल्यू क्या हो गई? 16 जूल। क्यों 16 जूल? क्योंकि इसी को यूज किया जा रहा है हीट करने में ना। इसी तो हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम क्या लेंगे? पॉजिटिव ना। कह रहा है हीट रिलीज इन दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू इंक्रीज द टेंपरेचर ऑफ 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम। मतलब नंबर ऑफ मोल्स कितना दे दिया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्युमिनियम 1 दिया, और इसकी हीट कैपेसिटी दिया हुआ है। हीट कैपेसिटी कितना दिया हुआ है? 24।
हीट कैपेसिटी कितना है 24 ना। तो बस आप लगा दो, हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या था, Q अपॉन डेल्टा T। और आपको चाहिए डेल्टा T, इसको लिख सकते हो Q अपॉन T2 माइनस T1। तो Q आप रख दीजिए कितना 16, C दिया हुआ है कितना, C दिया हुआ है 24 और T1 दिया हुआ है, T1 कितना है बोलो, नहीं डेल्टा T ही पूछा है, देखो ना, द टेम्परेचर ऑफ एल्युमिनियम इंक्रीजेस बाय डेल्टा T ही पूछा है, जल्दी रखो कैलकुलेट कर लो, क्या मिल जाएगा, C की वैल्यू 24 और Q की वैल्यू 16 अपॉन डेल्टा T। तो डेल्टा T क्या आ जाएगा 16/24 ना, 4 जा 16, 4 6 जा 24, मतलब 2/3। जल्दी करो, ये जे का क्वेश्चन था तो थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट रहता है, एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में करेक्शन भी था ना, ये आपको मिल जाएगा क्या, बट क्वेश्चन सॉल्व ये ऐसे करें, वर्क डन निकाल लो और वही वर्क डन आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट का काम करेगा। जब आप वर्क डन आपको मिल रहा है ये पॉजिटिव में, मैथमेटिकली हम समझ रहे हैं कि क्यों नेगेटिव में है, लेकिन ये क्यों इस साइन के साथ हीट दे रहे हो सिस्टम को, एल्युमिनियम के 1 मोल को हीट करने के लिए आप हीट दे रहे हो, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट दे रहे हो, तो क्यू का साइन पॉजिटिव लेके चलो, ठीक है। नेक्स्ट हो गया, देख लो इसमें अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर 5 मीटर क्यूब टू 1 मीटर क्यूब कंप्रेस हुआ ना, V1 और V2, फिर W आपने निकाल लिया इससे, फ्लैट से आपको ये समझ में आया कि जो वर्क डन होगा वही हीट होगा, और फिर उसी हीट का इस्तेमाल आप कर रहे हो एल्युमिनियम के 1 मोल को गर्म करने में, ठीक है। नेक्स्ट हीट कैपेसिटी की जगह आप मोलर हीट कैपेसिटी कह सकते हो, क्यों मोलर बोला है तो इसमें क्या लगा दोगे n, और n नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1 है, एज इट इज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 81 जरा देखो, हो गया 81, क्वेश्चन नंबर 81 देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 81 चेक कर लीजिए। 5 moles of an ideal gas at 1 bar and 298 Kelvin is expanded in, देखो इन INT लिखा हुआ है, उसको इनटू होना चाहिए, इनटू वैक्यूम टू डबल द वॉल्यूम द वर्क डन इज। हमने आपको बताया था जब भी फ्री एक्सपेंशन होता है, क्या होता है फ्री एक्सपेंशन होता है, या वैक्यूम की बात करते हो तो हमेशा सब कुछ जीरो होता है, सब कुछ जीरो होता है, ये सब कुछ जीरो होता है। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है वर्क डन पूछा है, तो वर्क डन सब कुछ जीरो होता है, वर्क डन जीरो, Q जीरो, P एक्सटर्नल जीरो, डेल्टा U जीरो, डेल्टा X जीरो, सब कुछ। अच्छा, ये चाहे आइसोथर्मल हो चाहे एडियाबैटिक हो, याद रखना सब चीज बताया गया। जब भी फ्री एक्सपेंशन होगा या वैक्यूम की बात होगी, वैक्यूम एक्सपेंशन कराएगा तो सब कुछ जीरो होता है, चाहे वो आइसोथर्मल हो चाहे वो एडियाबैटिक हो, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 81 का कौन सा सही है, ए, और 80 का कौन सा सही था, 80 का क्या सही था, बी।
ठीक है, चलो 82 देख लो आप। 82 कह रहा है अ सिस्टम एब्जॉर्ब 10 किलोजूल ऑफ हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड इट्स टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम 270 टू 370 डिग्री सेंटीग्रेड, द वैल्यू ऑफ डेल्टा यू। सबसे इजी पीजी क्वेश्चन था ये, इतना आसान क्वेश्चन कि आप सोच नहीं सकते। आपसे पूछा है डेल्टा यू और आपसे और हीट कितना एब्जॉर्ब किया, क्यू बोलो, हीट कितना एब्जॉर्ब किया 10 किलो जूल, मतलब 10 इंटू 1000 जूल। T1 कितना दिया 270, क्यों? T2 कितना दिया 370। ये आपसे कह रहा है इंटरनल एनर्जी बता दो, द वैल्यू ऑफ डेल्टा यू इज, बताओ, कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम 270 टू 370, द वैल्यू ऑफ यू इज। अब देखो यहाँ डेल्टा यू के फॉर्मूले में क्या आता है, डेल्टा यू के फॉर्मूले में आता है NCT ना, बोलो, सीबीयू भी तो दिया नहीं, क्यों? चलो तो ये सीधे सॉल्व किया इसको, क्वेश्चन मिसिंग नहीं लग रहा है। A system absorbs 10 kilojoule of heat at constant volume and its temperature rises from 270 to 370. The value of delta U is, ये बताओ, कुछ दिया ही नहीं है और बोला है क्या, कांस्टेंट वॉल्यूम एंड इट्स टेम्परेचर ना। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो आइसोथर्मल हो गया, और आइसोथर्मल हो गया तो जीरो हो गया। बोलो, चेक करो, ऑप्शन जीरो में तो दिख ही रहा है ना। देखो आंसर क्या दिया था इसका, 82 का बी 10 किलो जूल। सीवी की वैल्यू कहां से आएगी, ये कितना आ रहा है, तो सीधे आप क्या करो, सीवी की वैल्यू आनी चाहिए ना। सर ऐसे नहीं कर सकते हैं, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू के बराबर हो जाएगा। अच्छा प्लॉट लगाते हैं, ठीक है, डेल्टा यू इक्वल टू, सही कह रहे हो, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, कांस्टेंट वॉल्यूम है तो कांस्टेंट वॉल्यूम है तो वर्क डन जीरो, ठीक है। डेल्टा यू इक्वल टू क्यू, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू ना, और डब्ल्यू क्या हो गया जीरो, क्यों? क्योंकि बोला है क्या, कांस्टेंट वॉल्यूम, सही, कांस्टेंट वॉल्यूम। अब बताओ, तो डेल्टा यू किसके बराबर, क्यू के बराबर, और क्यू कितना है 10 किलो, सही है ना। हम लोग ये फॉर्मूला चेक कर रहे थे, डेल्टा यू के और भी तो फॉर्मूले हैं ना, ये सही है। 82 का डी सही है, ये तरीका है, समझ लो जरा। कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब आइसोकोरिक, आइसोकोरिक मतलब डेल्टा बी जीरो, तो डब्ल्यू क्या होता है पी डेल्टा बी, डब्ल्यू हो गया जीरो। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स में ला के रख दिए, तो डेल्टा यू क्यू के बराबर ही होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 83 करो, क्वेश्चन नंबर 83, सारे रिलेशन ढूंढो, देखो कौन कौन से थे, क्या पूछा है, क्या दिया हुआ है। कह रहा है इन द रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस द फाइनल वॉल्यूम इज 8 टाइम्स द इनिशियल वॉल्यूम। क्यों? फाइनल वॉल्यूम इज 8 टाइम्स द इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम कितना है V2 ना, 8 टाइम्स किसका V1 का। देखो ऐसा कुछ कह रहा है, और गैस कैसी है बोलो,
गैस कैसी है? मोनो एटॉमिक। गैस इज मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक है गैस अगर मोनो एटॉमिक है। क्या पूछा है? द रेशियो ऑफ फाइनल टेम्परेचर टू इनिशियल टेम्परेचर। बताओ वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन क्या था? रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। बोलो वॉल्यूम एंड टेम्परेचर क्या आया था? बताओ। टीवी गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। याद है ये फॉर्मूला? चेक कर लो। टीवी गामा माइनस 1। अब T1 अपॉन T2 सॉरी T1 B1 गामा माइनस 1 इक्वल्स टू T2 B2 गामा माइनस 1 ना। और मोनो एटॉमिक के लिए गामा होता कितना है? मोनो एटॉमिक के लिए गामा होता कितना है? मोनो एटॉमिक के लिए गामा दैट इज Cp बाई Cv 5/3 ना 5/3 1.66 1.66। चलो T1 B1 गामा माइनस 1 T2 B2 गामा माइनस 1 T1। अच्छा क्या पूछा है? द रेशियो ऑफ फाइनल टेम्परेचर टू इनिशियल टेम्परेचर मतलब T2 अपॉन T1। तो T2 अपॉन T1 देखो T2 अपॉन T1 तो क्या होगा? V1 अपॉन V2 ना। दोनों का क्या है? पावर गामा माइनस 1। सही चल रहा है? यस सर। V1 को V मान लो और V2 को 8V ना। तो V से V कटा और ये क्या बचा? गामा माइनस 1। तो T2 अपॉन T1 कैलकुलेट करो आगे। T2 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू 1/8 गामा माइनस 1। गामा की वैल्यू कितनी है? 1.66। तो 1.66 माइनस 1 तो क्या आ जाएगा? T2 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू 1/8 और 0.66। अब इसको काटो। कैसे कैसे कैलकुलेट होगा? आंसर क्या दे रहा है? दे रहा है 1:8:1 1:4 1:2 4:1। सर फ्रैक्शन में लेके चलिए तो सही रहेगा। हाँ तो ये कितना आ जाएगा? 2/3। हाँ 2/3। अगर 0.66 को हम करें 0.66 को लेके आए तो हम फ्रैक्शन में ले सकते हैं 2/3 ना। यस सर। देखो जरा 2/3 यस सर। 2 into 1/3 कर सकते हैं मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं और 1/3 यानी क्यूब रूट हो जाता है तो 8 1/8 को हम लिखें 2/3 और क्या लिखें? 1/8 का 1/3 यस सर ना। 2 है और फिर 2 यस सही है? यस सर। अरे बोलो भाई। यस सर। यस सर। देखो 1/8 का क्या ले लो? क्यूब। यस सर। तो 1/8 का क्यूब 1/2 1/2 और 1/2 का अपर स्क्वायर तो क्या है? 1/4 1/4 टेक्नीशियन महोदय इंडिकेट कर रहे हैं कि सर थोड़ा सा ऊपर लिखिए। चलो देखो इधर 1/8 1/3 तो 1/8 को सॉल्व करो आप T2/T1 इज इक्वल टू सिंपल मैथमेटिक्स थी यहाँ 1/8 का क्यूब ले लो आप 1/3 ना। तो 1/3 का क्यूब लोगे तो आएगा 1/2 और 1/2 का स्क्वायर कर दो
तो 1/4 4 T2/T1 ना। यस सर फाइनल टेम्परेचर टू इनिशियल टेम्परेचर 1:4। देखो बी दे रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. 83 का बी। इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा कैलकुलेशन। P और B के रिलेशन का क्वेश्चन था ना। चलो ये पेज नंबर आपका था 83, सॉरी क्वेश्चन नंबर था 83। आ जाओ 84। नोट किए? ये सब नोट नहीं कर रहे हैं? अच्छा यूट्यूब से देख लेंगे। तो ये बताओ फिर। चलो क्वेश्चन नंबर 84 समझो। कह रहा है 0.75 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम 15 लीटर टू 25 लीटर, देन मैक्सिमम वर्क डन इज। जल्दी बताओ। .75 mole of an ideal gas expand 27 degree centigrade from 15 liter to 25 liter, then maximum work done is। क्यों? क्या क्या दिया? वर्क डन निकालो। W एक फिक्स टेम्परेचर दिया, क्यों? और फिर मोल दिया, वॉल्यूम दिया, तो हम आइसोथर्मल एक्सपेंशन मान के कर सकते हैं काम। और अगर आइसोथर्मल मान रहे हैं तो -2.303 NRT log V2/V1 सही है। चलो -2.303 n की वैल्यू 0.75 R 8.31 टेम्परेचर 27 है। 27 है तो क्या कर दोगे? 300। बोलो भाई। यस सर। लॉग V2/V1। V2 क्या है? 25 बोलो। 25 V2 है फाइनल, V2 है 25 और इनिशियल 15। यस सर। जरा कैलकुलेट करो भाई। -2.303 0.75 8.31 300 और फिर ये क्या हो जाएगा? 3 5 ना 25 और 3, तो ये हो जाएगा log 5 माइनस log 3 -2.303 इंटू 0.75 इंटू, अच्छा 8.31 को क्या लिख सकते हो? 25/3 इंटू 300 लाख 5 की वैल्यू बोलो। 0.69 यस सर 0.69 0.69 या 0.70 0.69 या 0.70 0.70 log 3 की वैल्यू 0.48 और 0.4771, तो 0.4771 को 0.48 ले सकते हैं ना। यस सर 0.48 इसको 7 राउंड अप करके काम कर रहे हैं। अब जरा देखो ये कट गया क्या? 100 हो गया। -2.303 इंटू 0.75 इंटू 25 इंटू 100 इंटू डिफरेंस करो
10 में से 8 गए 2, 6 में से 4 गए 2, सही है क्या? चेक करो। 8 2 10 और 4 2 6 7.22। कैलकुलेट करो जल्दी से, देखो कितना आ रहा है। माइनस 949। देखो किसके नियर है ये? 949। बी वाला सही है क्या? देखो क्या दे रहा है? हाँ? नहीं, इसमें कैलकुलेट करके कितना आ रहा है? तो -949 तो उसके बराबर आएगा 96। सही से कैलकुलेट करो सब लोग, जल्दी करो। कहे लीटर एटीएम में नहीं समझ। अच्छा, किसमें दिया है? तो लीटर से लीटर कट जाएगा ना, लीटर कट जाएगा। हाँ, जूल में आ रहा है। हाँ, जूल में दिया आंसर भाई। ये लीटर एटीएम है, तो सॉरी लीटर, तो लीटर कट गया ना। ये टेम्परेचर है, ये मोल है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये आपका जूल है, तो जूल ही तो बचा। कितना आ रहा है? हाँ, 949 के पास कौन सा? सर बी ऑप्शन आ रहा है आंसर शीट में। 949 के पास क्या है बताओ? 956। ज्यादा हो जा रहा है ना? क्या ज्यादा हो जा रहा है? सर राउंड पागल हो क्या? क्या ज्यादा हो जा रहा है मतलब? वही तो मैं बोल रहा हूँ कि नियर कौन आ रहा है? कितना आंसर आ रहा है इसका? 949। पागल हो गया। बताओ इसके पास कौन सा आंसर है? बी। ये नहीं समझ में आ रहा है इसके पास कौन सा आंसर है? अरे पागल हो। ए दिया हुआ है -914, ये इसके पास है। और -956 ये इसके पास है। अरे ये 949 है, 56 है, एकदम अड़ोसी पड़ोसी है ना। सब पड़ोसी समझते थे, अड़ोसी क्या होते हैं? 923 और ज्यादा गैप हो गया। और डी में 975 ज्यादा गैप हो गया। यही दोनों मैच कर रहे हैं और आप राउंड अप लेके चले हैं भाई। क्यों? आप राउंड अप लेके चले हैं, ठीक है। चलो जल्दी करो, ये भी वाला ठीक है। 84 का बी। देखो आंसर क्या दिया है? बी। डी दिया है। बी बी वही तो कह रहे हैं। हाँ, बी दिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 आप देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 कर लो। क्वेश्चन नंबर 85 चलो
क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 में देखो, 1 mole of an ideal gas at 27 degree centigrade and 1 atm pressure. पहला, allowed to expand 1 atm isothermally and reversibly. Isothermally and reversibly. Allowed to expand against constant pressure 1 atm isothermally. और फिर allowed to free expansion. Work obtained numerical value is in order. तो भाई work done isothermal reversible ना, work done isothermal reversible, ये कंपेयर कर रहा है। फिर ये पहला है, फिर दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है allowed to expand 1 atm allowed to expand to against constant pressure। याद रखो, जब कांस्टेंट प्रेशर पर होता है तो इरिवर्सिबल होता है ना। तो दूसरा हो गया वर्क डन आइसोथर्मल इरिवर्सिबल। और तीसरा कह रहा है फ्री एक्सपेंशन। क्यों तीसरा कह रहा है फ्री एक्सपेंशन? तो बताओ, वर्क डन का ऑर्डर पूछा है न्यूमेरिकल के फॉर्म, मतलब मैग्नीट्यूड के साथ, साइन का कोई लेना देना नहीं है। तो जरा बताओ, फ्री एक्सपेंशन में तो वर्क डन सबसे कम होता है 0। तो ये का ऑप्शन, तो ये सर्च करो कि सबसे कम किसका है। सबसे कम थर्ड वाले का है। तो थर्ड में कौन सा है ऑप्शन? या तो डी है या तो बी है, या तो डी है या तो बी होगा, डी और बी। अब आगे बताओ, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में किसमें वर्क डन ज्यादा होता है? रिवर्सिबल में। अरे बोलो, रिवर्सिबल में वर्क डन ज्यादा होता है। अरे भाई आपको ग्राफ सिखाए हैं, ये देखो P और ये देखो B। रिवर्सिबल आइसोथर्मल समझ लो, रिवर्सिबल आइसोथर्मल, ये जा रहा है रिवर्सिबल आइसोथर्मल। ये ग्राफ से थोड़ा सा सीख लो। तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल ये जाता है, अगर यहां पर वॉल्यूम V1 है तो उसके करेस्पॉन्डिंग प्रेशर P1 और वॉल्यूम V2 तो उसके करेस्पॉन्डिंग प्रेशर P2। सही है? ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला एरिया जो मिल रहा है आपको, ये पूरा आपको मिल रहा है एरिया, इतना मिल रहा है। ये है वर्क डन आइसोथर्मल इरिवर्सिबल, सॉरी रिवर्सिबल। वर्क डन आइसोथर्मल, बोलो भाई, रिवर्सिबल। वर्क डन आइसोथर्मल रिवर्सिबल। और फिर वर्क डन आइसोथर्मल इरिवर्सिबल, वर्क डन आइसोथर्मल इरिवर्सिबल, वर्क डन आइसोथर्मल इरिवर्सिबल। P और B क्या सिखाए थे आपको ग्राफ में? हमने आपसे कहा था जब अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर वर्क होगा तो फाइनल प्रेशर जो होता है वही आपके वर्क डन के फॉर्मूले में आता है, फाइनल प्रेशर ना। तो जरा देखो, फाइनल प्रेशर, इसको हम लोगों ने ये समझा था कि जब इरिवर्सिबल वर्क डन होता है तो P एक्सटर्नल P फाइनल के बराबर होता है, और P फाइनल क्या होता है? P2। और फॉर्मूला निकल के आता है माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1, और P एक्सटर्नल की जगह क्या लेते हो? माइनस V2 माइनस V1। और ये आप आइसोथर्मल के लिए आप ये निकालते हो, आइसोथर्मल रिवर्सिबल के लिए यही आता है। जरा देखो, P1 और ये सॉरी V2 और ये V1 और ये P2, ये P2 और ये P1। आपको ये वर्क डन मिलेगा, और जब ये वर्क डन मिलेगा तो P2 कहाँ है? यहाँ ना, इतना एरिया मिलेगा। समझ पा रहे हैं? यस सर। तो ये एरिया, ये वर्क डन है आइसोथर्मल का, वर्क डन आइसोथर्मल इरिवर्सिबल का। किसका है? इरिवर्सिबल का। वर्क डन आइसोथर्मल इरिवर्सिबल का है। अब बताओ, ये एरिया क्या है? एरिया लेस है,
और ये एरिया क्या है, ग्रेटर एरिया है। तो वर्क डन रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में कहां ज्यादा मिलेगा, रिवर्सिबल। W इरिवर्सिबल, W रिवर्सिबल ग्रेटर देन W इरिवर्सिबल, ऐसा आपको नोट्स में सिखाया गया। यस सर। अब आप ऑर्डर बता दो, सबसे ज्यादा आइसोथर्मल रिवर्सिबल में, फिर उससे कम सेकंड में, सबसे कम ना। ऑर्डर किस फॉर्म में दिया है, इंक्रीजिंग फॉर्म में दिया है। तो थर्ड सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, सॉरी थर्ड सबसे कम, फिर उसके बाद सेकंड, फिर सबसे ज्यादा वर्क डन किसमें, फर्स्ट में। कौन सा ऑप्शन है, चेक करो। डी या बी में कोई एक था, तो आप कहोगे बी, थर्ड सेकंड फर्स्ट, मतलब आपका आंसर बी होगा। इसको चेक कर लो। इसको ग्राफ को क्लास में आपको बहुत बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की गई थी। चलो 85 का आपका शुरू हो गया। 85 का सही आंसर है बी, ठीक है। चलो 85 के बाद 86 देख लो। 86 द वर्क डन बाय द गैस इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का लगभग फॉर्मूला सेम आता है ना। तो बताओ सही फॉर्मूला बताओ। ये हो गया, यस सर। ठीक है। ध्यान रखना, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल में वर्क एरिया कम आता है, इसलिए वर्क डन कम होता है। आइसोथर्मल रिवर्सिबल में एरिया ज्यादा आता है, इसलिए वर्क डन ज्यादा आता है। क्योंकि हम लोग वर्क डन एरिया अंडर पीवी कर्व लेते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो आप। वर्क डन इसमें इरिवर्सिबल लिखा हुआ है, इससे परेशान नहीं होना है क्योंकि फॉर्मूले आपको वही लिखना है, ठीक है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए आप क्यू कहते थे 0, और जब क्यू कहोगे तो प्लॉट लगाओगे। प्लॉट में क्या कहते हो, प्लॉट में आप कहते हो डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यों? यस सर। तो आप क्यू 0 तो डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू, या डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू, और डेल्टा यू होता है एनसीबी T2 माइनस T1 ना। लेकिन इसके इस फॉर्म में कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इस फॉर्म में ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो आप गामा के फॉर्म में ऑप्शन दिया हुआ है, तो गामा के फॉर्म में ले आओ भैया। तो याद रखो, हम लोगों ने पढ़ा था CP माइनस CB इक्वल टू R। अगर मैं CP बाई CB कर दूं, माइनस CB बाई CB कर दूं, तो R बाई CB होगा, और CP बाई CB को गामा कहते हैं, -1 R बाई CB। तो अगर आपसे पूछा जाए CB क्या होगा, तो आप कहोगे CB क्या होगा, तो आप कहोगे R अपॉन गामा माइनस 1 ना। तो आप वर्क डन का एक फॉर्मूला और निकाल सकते हैं एडियाबैटिक में, क्या, NR अपॉन गामा माइनस 1 T2 माइनस T1। ये भी फॉर्मूला हो सकता है, लेकिन ये भी ऑप्शन में नहीं दिया है, P1 V1 के फॉर्म में दिया है। तो जरा देख लो आप, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन में आप कहते हो PV इक्वल टू nRT। अगर T1 आपको चाहिए तो आप कहोगे P1 V1 अपॉन nR, सही है। यस सर। और T2 अगर चाहिए तो P2 V2 अपॉन nR, अनार नहीं यार, nR ना, nR। अब बताओ T1 की वैल्यू और T2 की वैल्यू ला करके रख दो। T1 और T2 की वैल्यू अगर आप ला के रख दोगे तो देखो कौन सा कोई फॉर्मूला मैच कर रहा है, यस सर। चेक कर लो। ये देखो W इक्वल टू NR अपॉन गामा माइनस 1। अगर मैं T2 की जगह रखूंगा P2 V2 तो NR नीचे आएगा, माइनस P1 V1 अपॉन NR, तो NR नीचे दोनों में जाएगा तो कॉमन हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा वो क्या, NR, और P2 V2 माइनस P1 V1, तो NR से NR कट गया। W इक्वल टू P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा माइनस 1। यही आंसर सही होना चाहिए। ये रिवर्सिबल को लेके परेशान नहीं होना है ना, रिवर्सिबल भी हो सकता है वो।
ठीक है, 86 का आपका सही होना चाहिए क्या? ए क्या दिया है? ए ये दिया है? Yes, sir. ठीक है। चलो पेज नंबर 8 का सॉरी क्वेश्चन नंबर 87 देखो। क्वेश्चन नंबर 87 बताओ भाई। कैसे करोगे? टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इज इंक्रीज बाय 2 डिग्री सेंटीग्रेड एट कांस्टेंट प्रेशर, वर्क डन इज। करो। बताओ वर्क डन क्या लिखते हो? पी डेल्टा बी ना, पी डेल्टा बी बी। और पी डेल्टा बी के लिए क्या लिख सकते हो? डेल्टा एन जी आर टी। बोलो यार, यस सर डेल्टा एन जी आर टी। टेम्परेचर के लिए मोल आप कह सकते हो 1 चेंज हो रहा है, आर की वैल्यू ये है। और टेम्परेचर सॉरी, अगर आप डेल्टा बी के फॉर्म में लिख सकते हो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो एन आर डेल्टा टी। ये मोल फिक्स है 1 आर, और डेल्टा टी कितना इंक्रीज कर रहा है? 2 ना, यस सर तो आप कहोगे 2। देखो आंसर क्या दे रहा है? 2 आर। ऐसे कर सकते हो। जल्दी करो। पेज नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 87 का ए चेक करो जरा। यस सर कर लो। चलो 88 देख लो। 88 में कह रहा है मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ H2O इन इक्विलिब्रियम विद आइस एट कांस्टेंट प्रेशर इज। मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ H2O इन इक्विलिब्रियम विद आइस एट कांस्टेंट प्रेशर इज। मोलर हीट कैपेसिटी H2O का आइस के साथ इक्विलिब्रियम है। क्यों? यस सर बोलो, आइस क्या होगा? सॉलिड। अब बताओ आइस और वाटर इक्विलिब्रियम पर रहते हैं तो टेम्परेचर कितना रहता है? अरे बताओ ना, टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड यही रहता है। तो आपसे पूछा क्या है? वो पूछा है मोलर हीट कैपेसिटी। तो मोलर हीट कैपेसिटी Cm Q अपॉन N डेल्टा T। तो टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो, डिफरेंस इन केल्विन या डिफरेंस इन डिग्री सेंटीग्रेड सेम होता है। तो अगर ये 0 हो गया तो क्या आएगा? इनफाइनाइट। देखो क्या दिया आंसर, चेक करो। 88 का बी, 88 का बी आंसर सही था, और 87 का ए सही था। 87 का ए सही था। 89 देख लो। 89 में आप कहते हो इफ अ रेफ्रिजरेटर डोर्स इज ओपन देन वी गेट। आप चेक कीजिएगा इसको, आपको जब कार्नोट साइकिल पढ़ाया जाएगा तो वहाँ फिजिक्स में रेफ्रिजरेटर पढ़ाया जाएगा। तो और नहीं तो घर में अगर फ्रीजर हो, रेफ्रिजरेटर हो तो गेट 1 आध घंटे के लिए खोल दो, तो अपने आप आंसर समझ में आ जाएगा। और ठंडा हो जाएगा कि हीट मोर अमाउंट ऑफ हीट पास्ड आउट, नो इफेक्ट ऑन रूम।
तो रूम आपका गर्म हो जाता है, रूम क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। गर्म हो जाता है। आप इसको फिजिक्स में अच्छे से समझेंगे। 89 का आंसर जरा देखो क्या दे रहा है, बी कि ए? नहीं सर ए ऑप्शन दे रहा है। ए बी लेकिन सर आंसर में बी दे। इसमें हम लोगों के आंसर में क्या दिया है, सर ए ए दिया है। ए दिया है। चलो हम इसमें चेक कर लेंगे इसको, ठीक है, ए और बी में क्या होगा। और फिर उसके बाद 90 दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ गोल्डन एंड प्लेटिनम टेस्ट सीरीज 8 ना, और बहुत आसान था। द प्लॉट्स बिटवीन पी एंड डी विच रिप्रेजेंट आइसोकोरिक एंड आइसोबेरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक कितने ग्राफ आप नोट्स देखेंगे तो आधा नोट्स आपका ग्राफ से भरा पड़ा है। ये इधर P हो गया, इधर B हो गया। तो ये वाला जो है वो आइसोकोरिक है, तो इसको क्या बोला है वो, फोर्थ। और ये वाला जो है ये फर्स्ट, ये है आइसोबेरिक। इधर देखो प्रेशर जाके कांस्टेंट, इधर जाके वॉल्यूम कांस्टेंट। तो अगर वो ये पूछा है कि आइसोकोरिक कौन सा है, तो सबसे पहले फोर्थ बोलेंगे ना, और फिर आइसोकोरिक के बाद आइसोबेरिक पूछा है तो आइसोबेरिक के बाद फर्स्ट होगा। आंसर सही कर लीजिएगा। 90 का बी सही है, 90 का बी। देखो इस पे कुछ आप लोग बच्चों ने भी बोला था कि आंसर सर सी दिया हुआ है तो उल्टा हो गया, ठीक है। तो 90 का क्या होगा, बी होगा। एंड दिस इज योर गोल्डन एंड प्लेटिनम टेस्ट सीरीज 8 केमिस्ट्री कंप्लीट सॉल्यूशन। इसको हम लोगों ने 3 पार्ट में किया है। उसका रीजन ये है कि धीरे धीरे क्लास भी चलनी होती है और टेस्ट का सॉल्यूशन निकलना होता है। तो कुछ देर तक क्लास चल जाती है और फिर कुछ आपका टेस्ट पेपर डिस्कस हो जाता है, ठीक है। जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है, अभी भी अगर डाउट है सॉल्यूशन के बाद, तो ऑफिस में आप आकर के कंसल्ट कीजिए, उस समय आपको डिस्कस कर दिया जाएगा। और जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं मैच कर रहा है वो बोनस में जाएगा, क्वेश्चन में कहीं मिसिंग है वो बोनस में जाएगा, लेकिन उनकी सॉल्यूशन सही आपके पास जरूर होने चाहिए, ठीक है। थैंक यू।